हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज हम आपको मतलब फाइनल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट की दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। बेटा पहले वीडियो मैंने आपको क्या सिखाया था, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लियर। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ बेटा डेप्रिसिएशन, इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा ह्रास। बेटा ह्रास क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा, स्थायी संपत्तियों का निरंतर प्रयोग होने के कारण जो उनके मूल्य में कमी आती है उसे हम ह्रास कहते हैं। मतलब अगर उनके जीवन काल पूरा हो जाता है तो बेटा जीवन काल के अंत में भी उनका मूल्य शून्य हो जाता है या उनके अवशिष्ट मूल्य के बराबर हो जाता है। अवशिष्ट मूल्य को बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू के बराबर हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, मतलब ह्रास कहते हैं। मतलब कह सकते हैं बेटा डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। क्लियर। तो देखिए बेटा यहाँ पर डेप्रिसिएशन का क्या लिखा है बेटा, डेप्रिसिएशन मतलब ह्रास, डेप्रिसिएशन इज द लॉस और फॉल इज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू देयर कांस्टेंट यूज एंड एक्सपायर्ड ऑफ टाइम। कांस्टेंट कहते हैं निरंतर यूज के कारण, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन इज द लॉस और फॉल द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू देयर कांस्टेंट यूज एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम। क्लियर। अब देखिए बेटा हम करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ट्रीटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, देखिए बेटा ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स, इसके लिए बनाते हैं बेटा पहले ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एज ऑन, देखिए ध्यान से, ट्रायल बैलेंस बना दिया मैंने। यहां पे लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट्स, यहां पर अमाउंट, यहां पर डेबिट अमाउंट लिखी जाएगी, अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट लिखी जाएगी। क्लियर। अब मान लीजिए बेटा हमारे पास बेटा ट्रायल बैलेंस में मशीनरी है। मशीनरी मान लीजिए बेटा 2 लाख की है, ठीक है बेटा। बिल्डिंग है 5 लाख की, बिल्डिंग है बेटा, बिल्डिंग है 5 लाख की। अब इन पर बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। एडजस्टमेंट लिखेंगे बेटा डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड। एडजस्टमेंट में देखिए बेटा डेप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट्स, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड, टू बी चार्ज्ड, मतलब टू बी चार्ज्ड एट द रेट 10% ऑन मशीनरी, on machinery and 5% on building। क्लियर, समझ में आया। देखो एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। देखो ध्यान से, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, नेम ऑफ अकाउंट्स आ गया, अमाउंट आ गया और अमाउंट आ गया। मशीन कितने की बेटा हमारे पास ट्रायल बैलेंस में 2 लाख की, और बिल्डिंग कितने की 5 लाख की। एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड एट द 10% ऑन मशीनरी एंड 5% ऑन बिल्डिंग। क्लियर नहीं क्लियर, समझ में आया आपको। अब देखिए बेटा पहले इसकी मैं बनाता हूँ जनरल। क्या बनाता हूँ, जनरल। देखिए बेटा जनरल, देखिए बेटा डेप्रिसिएशन की जनरल क्या बनती है, मतलब जनरल एंट्रीज। तो बेटा जनरल एंट्रीज बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, अब बताइए डेप किस पर लगाना है बेटा, मशीनरी पर, तो टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। और किस पर डेप लगाना है बेटा, बिल्डिंग पर, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। ये आपकी कंबाइंड एंट्री बन गई। क्लियर। इसमें कॉमन हो गया बेटा डेप, टू बिल्डिंग अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट। क्लियर। तो बीइंग
डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज। क्लियर? अब देखिए बेटा, आप देखिए डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है बेटा मशीनरी पर 10%। तो किस पर मशीनरी, और मशीनरी की वैल्यू कितनी है बेटा 2 लाख। देखो 2 लाख का निकालेंगे हम 10%, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, आ गया बेटा 20,000। तो बताइए डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी हुई 20,000। ठीक है, आप मशीनरी की जो वैल्यू आप लिखेंगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट कितनी लिखेंगे अब बेटा 2 लाख में से हम 20,000 माइनस कर देंगे तो बैलेंस शीट में कितनी शो करेंगे बेटा 1,80,000। क्लियर? अब 5 लाख इस पर, इसकी वैल्यू बिल्डिंग की वैल्यू है 5 लाख, कितना डैप लगाना है बेटा 5%, आ गया बेटा 25,000 आ गया। क्लियर? टोटल लिख देंगे यहाँ पे 45। तो बताइए डेप्रिसिएशन की क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन की मतलब बोल सकते हैं आप, मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न असेट्स, टू कंसर्न असेट्स। क्लियर नहीं क्लियर? तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न असेट्स बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन कंसर्न असेट्स। क्लियर नहीं क्लियर? समझ में आ गया? ये हो गई जनरल एंट्रीज। अब देखिए बेटा इसका प्रभाव बेटा आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पर क्या पड़ेगा। तो देखिए बेटा ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट, ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स। तो बनाते हैं पहले देखिए बेटा ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स मैंने बना दिया, आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना दिया और क्या बना दिया बैलेंस शीट। इससे पहले आप समझिए मतलब ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स मतलब डेप्रिसिएशन को हम फाइनल अकाउंट्स में कहाँ लिखेंगे बेटा। देखो बेटा अगर डेप्रिसिएशन कहाँ लिखा हो बेटा एडजस्टमेंट में, कहाँ लिखा हो एडजस्टमेंट में लिखा हो डेप्रिसिएशन, तो हम कहाँ लिखते हैं बेटा पहले लिखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। मतलब डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते हैं, डेप्रिसिएशन को लिखते हैं हम प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, और बैलेंस शीट में जाकर, बैलेंस शीट में बैलेंस शीट के असेट साइड में जाकर संबंधित संपत्ति में से माइनस कर देते हैं मतलब हिरास को। क्लियर नहीं क्लियर? तो ध्यान देखिएगा। हाँ और एक पॉइंट, अगर डेप्रिसिएशन कहाँ लिखा हो बेटा ट्रायल बैलेंस में लिखा हो तो उसे केवल बैलेंस शीट के असेट्स में जाकर संबंधित संपत्ति में से माइनस कर देते हैं। क्लियर? गौर करिएगा बेटा। आप देखिए मैं इसको समझाता हूं। देखो बेटा हमारे पास डेप्रिसिएशन, देखो डेप लगाना है। देखिए इसमें देखिए डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड एट द रेट 10% ऑन मशीनरी एंड 5% ऑन बिल्डिंग। बेटा हमने डेप निकाल लिया। देखो डेप मशीनरी पे कितना लिखा 20,000 और बिल्डिंग पे लिखा 25,000। तो मैंने बताया था पहले कहाँ लिखते हैं डेप्रिसिएशन को, डेप्रिसिएशन को लिखते हैं बेटा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में। तो हम देखो इस तरह लिखेंगे डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन। अब बेटा एक है तो ऐसे ही लिख देंगे डेप्रिसिएशन। देखो बेटा किस पे लगाया बेटा ऑन मशीनरी, तो ऑन मशीनरी पे कितना डेप आया 20,000। इसका मतलब जो मशीनरी की वैल्यू है उसमें कितना डिक्रीज हुआ 20,000, कितनी कमी हुई 20,000 की। ऑन बिल्डिंग की कितनी वैल्यू गिरी बेटा 25,000। अब देखिए बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, बैलेंस शीट कहाँ लिखेंगे बेटा बैलेंस शीट के असेट साइड में, और इसको कंसर्न असेट्स में माइनस कर देते हैं, डेप को कंसर्न असेट्स में से माइनस कर देते हैं। तो देखिए बेटा पहले लिखेंगे हम, देखिए क्या है मशीनरी और बिल्डिंग दोनों असेट में लिखी जाएंगे। तो पहले लिख रहे हैं हम मशीनरी। बेटा मशीनरी की वैल्यू क्या है, मशीनरी की वैल्यू 2 लाख है। इसमें लिखेंगे लेस डेप। इसकी देखो कितनी वैल्यू डिक्रीज हुई, इसकी 20,000 वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो बेटा इसकी न्यू बुक वैल्यू आएगी बेटा 1,80,000। क्लियर नहीं क्लियर? तो समझ में आ गया बेटा क्या लिखा है। देखो फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू देयर कंस्टेंट यूज। हाँ समझ में आ गया। तो फॉल देखो यहाँ पे वैल्यू उसकी फॉल हो गई, गिर गई। अब देखिए दूसरा बेटा बिल्डिंग भी हमारा असेट्स में जाता है। देखो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है बेटा 5 लाख। इसमें लेस डेप कितना डेप चार्ज हुआ बेटा 25,000। इसकी वैल्यू कितनी करेगी 25, इसका न्यू वैल्यू आ गई 4,75,000। क्लियर? तो बेटा इस तरह को हम हिरास को शो करते हैं। समझ में आ गया। अगर डेप्रिसिएशन कहाँ लिखा हो बेटा, अगर ट्रायल बैलेंस में लिखा हो, कहाँ लिखा हो ट्रायल बैलेंस में, मतलब यहाँ पर लिखा हो ट्रायल बैलेंस में, तो उसे केवल बैलेंस शीट के असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में कंसर्न असेट में माने करते हैं, मतलब संबंधित संपत्ति में से घटा देते हैं। मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं लिखेंगे। क्लियर?
तो ये आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया। पॉइंट को पार्ट में देखिए बेटा, एक्रूड इनकम, जिसे हिंदी बोलते हैं बेटा उपार्जित आय। बेटा उपार्जित आय होती क्या है? जो आय हम अपने चालू वर्ष में था अर्थात करंट ईयर में कमा तो ली है, जो आय हमने करंट ईयर में कमा तो ली है लेकिन प्राप्त नहीं हुई है, उसे बोलते हैं बेटा एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्लियर हुआ। अब देखिए बेटा इसे लिखते कैसे हैं बेटा, देखो इसे लर्न करेंगे। एक्रूड इनकम उपार्जित आय, इट इज क्वाइट कॉमन दैट कंसर्न आइटम्स ऑफ इनकम सच एज से सिक्योरिटी ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कमीशन, रेंट एसेट्रा are earned during the current year but have not been actually received by the end of the current year। हमने वही उसे कमा तो लिए हैं, करंट ईयर में कमा तो लिया, लेकिन वास्तव में वह करंट ईयर में प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। इट इज क्वाइट कॉमन दैट कंसर्न आइटम्स ऑफ इनकम सच एज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कमीशन, रेंट एसेट्रा आर अर्न ड्यूरिंग दी करंट ईयर, करंट ईयर कमा लिए हैं, बट हैव नॉट बीन एक्चुअली रिसीव्ड बाय द एंड ऑफ द करंट ईयर, लेकिन चालू वर्ष के अंत तक वास्तव में वे प्राप्त नहीं हुए, उन्हें बोलते हैं बेटा एक्रूड इनकम। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा यहाँ पर ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस बनाया मैंने। देखो नेम ऑफ अकाउंट्स, अमाउंट, कमीशन रिसीव्ड कहाँ लिखेंगे बेटा? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। और एडजस्टमेंट क्या है? कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, बेटा कमीशन हमने कमा लिया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ है। बेटा इसका जो अमाउंट है वो है बेटा ऑफ रुपीज 3000, ऑफ रुपीज 3000। क्लियर। हमसे कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड कितना? 3000। हमने कमीशन को कमा लिया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या बोलेंगे इसे? एक्रूड कमीशन। क्या बोलेंगे? एक्रूड कमीशन। ठीक है बेटा। तो पहले से बता दूं बेटा, एक्रूड कमीशन को हम संबंधित आय में, अब आय कहाँ लिखी जाती है बेटा? प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में। तो एक्रूड इनकम को अर्थात उपार्जित आय को हम संबंधित आय में जोड़ देते हैं, मतलब ऐड कर देते हैं। और कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट के असेट साइड में। क्लियर। इसका भी याद रखिए, याद ही एक्रूड इनकम कहाँ लिखी हो? ट्रायल बैलेंस में। एक्रूड इनकम कहाँ लिखी हो बेटा? ट्रायल बैलेंस में लिखी हो, तो उसे केवल बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक्रूड कमीशन रिसीव्ड कितनी है बेटा? 15,000। इसमें कमीशन अर्न कमा ली बट नॉट रिसीव्ड ऑफ रुपीज 3000। कमीशन हमने 3000 कमा लिया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? देखो बेटा हम कमीशन पहले देखिए, ट्रायल बैलेंस देखिए, कमीशन रिसीव्ड कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड कितना लिखेंगे? 15,000। देखेंगे कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं है? देखो एडजस्टमेंट है, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड ऑफ रुपीज 3000। तो क्या बताओ क्या होगा? ये एक्रूड कमीशन होगा। तो आपको मालूम है एक्रूड कमीशन को हम संबंधित आय में जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस एक्रूड कमीशन, शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक्रूड कमीशन 3000। लीजिए कितना हो गया बेटा? 18,000। क्लियर हुआ? आपको मालूम पड़ गया ट्रीटमेंट इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, समझ में आ गया। अब देखिए बैलेंस शीट में आपको मालूम है बेटा एक्रूड इनकम को हम क्या करते हैं बेटा? संबंधित आय में जोड़ देते हैं और कहाँ लिखते हैं? एसेट, बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्रूड कमीशन। क्लियर। कितना हुआ बेटा? 3000। समझ में आ गया? ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा 6 पॉइंट देखिए बेटा इसका, 6 एडजस्टमेंट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम मतलब इसे बोलते हैं हिंदी में अनुपार्जित आय, मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम जिसे बोलते हैं हिंदी में अनुपार्जित आय। जो आय हमें चालू वर्ष में एडवांस मिल जाती है, मतलब पेशगी मिल जाती हैं, लेकिन जिनका कुछ भाग क्या होता है? कुछ भाग अगले वर्ष से संबंध रखता है, मतलब नेक्स्ट से संबंध रखता है, उसे बोलते हैं हम अनुपार्जित आय। मैं एक बार फिर बोल देता हूं, मतलब कुछ आय हमें ऐसी प्राप्त हो जाती हैं जिनका कुछ भाग नेक्स्ट ईयर से संबंध रखता है, उन्हें बोलते हैं हम अनुपार्जित आय। ठीक है बेटा। अब इसका क्या करेंगे बेटा? अनुपार्जित आय को हम संबंधित आय में से माइनस कर देते हैं, मतलब घटा देते हैं,
और कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में, बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में। क्लियर? तो देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा पढ़िए। क्या लिखा है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और ऑन इनकम अनुपालित है, ए कंसर्न इनकम रिसीव्ड इन करेंट ईयर बट द होल अमाउंट ऑफ इट डज नॉट बिलोंग टू द करेंट ईयर। सच पोर्शन ऑफ दिस इनकम which belongs to the next year is known as income received but not earned। क्लियर? समझ में आ गया? अब इसका देखिए बेटा, ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स हमने बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया है, देखो एज ऑन, नेम ऑफ अकाउंट्स, अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। रेंट रिसीव्ड है बेटा, कितना है बेटा, 42,000। एडजस्टमेंट देखिए बेटा, रेंट रिसीव्ड बट नॉट ऑन कितना है बेटा, 3,000। मतलब हमने रेंट रिसीव कर लिया लेकिन कमाया नहीं। मतलब क्यों नहीं कमाया, क्योंकि ये इसका संबंध क्या है बेटा, नेक्स्ट ईयर से, तो 3,000। तो इसका ट्रीटमेंट देखिए बेटा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में था, ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स। क्लियर? ध्यान देखिएगा बेटा। सबसे पहले बताइए, रेंट रिसीव्ड हम लिखेंगे कहाँ, रेंट रिसीव्ड हम लिखेंगे प्रॉफिट, क्योंकि ये इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, तो लिखेंगे बाय रेंट रिसीव्ड। क्लियर? कितना लिखेंगे, 42,000। अब ध्यान देखना, रेंट रिसीव्ड बट नॉट अर्न, रेंट रिसीव कर लिया लेकिन अर्न नहीं किया, क्या हो गया, उपारिताय हो गई, मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गई। तो क्या करेंगे, इसे कंसर्न इनकम में से माइनस कर देंगे और कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। क्लियर? देखिए बेटा, यहाँ पे लेस करेंगे, लेस क्या लिखेंगे बेटा, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है बेटा, कितना, 3,000। देखो माइनस कर देंगे, यहाँ पर कितना हो गया, 39,000। और कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में बोल सकते हैं हम इसे अनअर्न्ड कर लिख सकते हैं, अनअर्न्ड रेंट, अनअर्न्ड रेंट करके लिख सकते हैं बेटा 3,000। क्लियर? समझ में आ गया अब आपको? तो यहाँ पे अगर इतना लिखना चाहो तो आप लिख कर सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हो आप लेस करके, अनअर्न्ड रेंट। क्लियर? इससे से ये 3,000 माइनस कर दिए और कहाँ लिख दिए, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। अब बता दूं मैं इसको, अगर बेटा आपका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अगर कहाँ लिखा हो बेटा, ट्रायल बैलेंस में लिखा हो, तो उसे केवल कहाँ लिखते हैं, तो उसे केवल लिखते हैं बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। अब बेटा इनकी एंट्री क्या बनेगी, जनरल एंट्रीज क्या बनेगी। अगर जनरल एंट्री देखो मैं इसी बनाना चाहूँ, तब रेंट रिसीव्ड बट नॉट अर्न ₹3,000, ये क्या है बेटा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। तो आप क्या एंट्री बनाएंगे, तो लिखेंगे रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट इन एडवांस। क्लियर? लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर अनअर्न्ड रेंट। क्लियर? समझ में आ गया बेटा? तो क्या एंट्री बनेगी, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। क्लियर नहीं क्लियर? तो समझ में आ गया कि जो हमारा अनुपातित आय होगी उसको हम संबंधित आय में से माइनस कर देते हैं और कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में लिखते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ बेटा आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, तो मेरे लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें और जिन्होंने बेटा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।